सतत 54 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके और 26 वर्षों तक ब्रिगेडियर पद सफलतापूर्वक संभालने वाले इंदौर के जाबाज आर्मी अफसर वसंत कुमार पोनवार कई युद्धों में भारतीय सेना का शानदार नेतृत्व कर चुके हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस एवं निधि शर्मा को दी गई खास मुलाकात में आपने अपने अनुभव साझा किए। उनसे ली गई देशभक्ति से परिपूर्ण मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये तस्वीर कई बार हम दिखा चुके हैं, देविका रानी पंवार जी की आज पुनः दिखा रहे हैं। देविका रानी पंवार जी एक फौजी परिवार से संबंधित हैं। हमें गर्व है इन पर और इनके परिवार पर। भारतीय सेना में इनके परिवार से कई सदस्य समर्पित भाव से, पूर्णतः समर्पित भाव से मिशन पर तैनात रहे हैं और हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं देविका रानी पंवार जी के इकलौते सपूत वसंत कुमार जी से, जो लंबे समय तक भारतीय आर्मी में अपनी सेवाएं देते आए। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे ये साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं। हमारे नौजवानों को, भारतीय सैनिकों को, अग्निवीरों को बड़ा प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा। हम शहीदों से प्यार करते हैं और भगत सिंह जी वर्ल्ड एक्सप्रेस के गुरु हैं। इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। वसंत कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आपके परिवार में कौन कौन से महानुभाव सेना को समर्पित रहे? हमारे जब भी हम बचपन से हमने सिर्फ सेना के वीरों को, हमारे पिताजी, हमारे ग्रैंडफादर मंगल सिंह, हमारे मामा लोग सब सेना में थे। एक तो अजीत सिंह सेना में थे जो कांगो में गए थे, वहाँ पर लापता हो गए और नहीं आ पाए, मारे गए। और सब ने 71 की लड़ाई में हमारे दोनों मामा जी और हम और पिताजी भी बाहर से कार्रवाई करी थी। तो हम जब बड़े हो रहे थे, हमने कहा और कोई जगह नहीं है हमारे लिए, हमको सिर्फ सेना में ही जाना है। और पूना में रहे बिशप स्कूल में 8 साल। वहाँ से हमारे प्रिंसिपल हमको नेशनल डिफेंस एकेडमी ले गए थे, एनडीए खड़कवासला। और जब हमने वो परेड देखी, वो परेड कमांडर जो था एकेडमी कैडेट कैप्टन पांडे, उसको देखा कि अकेला खड़ा वो परेड कमांड कर रहा है, उसके पीछे 1500 कैडेट तैयार हैं, आदेश मान रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कहा मैं भी यही करना चाहता हूँ। और 12 साल की उम्र में हमने तैयारी करना शुरू कर दिया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है। किसी से पूछा नहीं, किसी ने बोला नहीं, मैंने कहा मैं तो जाने वाला हूँ, बस बाकी देखी जाएगी। और पीए ताराचंद दुकान गए, एनडीए पेपर्स लिए और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 15 की साल उम्र में एमएलए रेस्ट हाउस भोपाल में परीक्षा दी और 16 साल की उम्र में नेशनल डिफेंस एकेडमी हम चले गए। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या? देवी सिंह। देवी सिंह हमारे पिताजी का नाम है। हम ये जानना चाह रहे थे आपकी, आप कहाँ कहाँ रहे, कौन कौन से पदों पर रहे? फिर हम वहाँ से जो पहला कदम हमने रखा कमीशन के बाद, नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 साल, 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और पहली पोस्टिंग हमारी हुई खौफनाक इलाका नागालैंड। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या नागालैंड की थी, क्योंकि 71 की लड़ाई तो बाद की बात है, लेकिन नागा विद्रोहियों ने 1956 में स्वतंत्र देश बनाने का कोशिश करी थी। और उनके जो वहाँ के नेता वगैरह थे, उन्होंने एक अंडरग्राउंड मूवमेंट तैयार कर दिया था और भारतीय सेना के खिलाफ और सुरक्षा फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तमाम एम्बुश लगाते थे, लोगों को मार देते थे। ऑफिसरों को उन्होंने पूरी चमड़ी निकाल के लटका देते थे गेट के सामने, एक भय पैदा करने के लिए। और हम उस इलाके में गए थे, हमने कहा देखेंगे। हमारे ऊपर उन्होंने एम्बुश भी किया, हमने एम्बुश का जवाबी कार्रवाई करी, तमाम नागा विद्रोही पकड़े। 1.5 साल नागालैंड में रहे। फिर हमें टास्क मिला मेघालय बॉर्डर पर, ईस्ट पाकिस्तान, जब बांग्लादेश में दहशत फैली थी, तो हम वहाँ चले गए। और नागा विद्रोही जैसे हमारे ऊपर वार करते थे, वैसा हमने गुरिल्ला युद्ध सीख लिया था। उसकी कार्रवाई करने के लिए गुरिल्ला युद्ध का तर्जुमा हो गया था। और 21 साल की उम्र में फिर हमने तमाम ऑपरेशंस
सरहद के पार जाकर करे, जो कि अभी के कहने में वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं। हमने बहुत सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, पुल उड़ा दिया, जहाज हैदराबाद घाट में जहाज को नीचे डुबा दिया और एम्बुश करे तमाम लड़ाई के पहले। फिर 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हो गई और हमको टास्क मिला ढाका की ओर कूच करने के लिए। रास्ते में जमालपुर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पूरी रात पाकिस्तान की 31 बलूच बटालियन का सफाया कर दिया। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और कुछ कर नहीं पाए। और फिर हम एडवांस सबसे आगे हम चले थे, ढाका की तरफ कूच किया। टंगेल में पैराट्रूपर्स हवाई पुलिस जंप लगाया था उन्होंने, वहाँ पर मैं सबसे आगे था, लेफ्टिनेंट पनवार लीड दी एडवांस। और इसमें बताना चाहता हूँ, जब भी इंडियन आर्मी एडवांस करती है दुश्मन का खोज करने के लिए, तो एक टैंक या एक गाड़ी या एक स्काउट सबसे आगे चलता है, और उसके पीछे 20-25 हज़ार लोग। तो मेरे को बहुत गौरव था कि मैं इंडियन आर्मी का इस क्षेत्र में एडवांस कर रहा हूँ, सबसे आगे बैठकर, बॉनेट के ऊपर बैठकर। और टंगेल पहुँचे, टंगेल से ढाका पहुँच गए 16 दिसंबर को, जहाँ पर हमें भरपूर स्वागत हुआ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद करके। वहाँ हम दो महीने रहे, सामन शांति करी। फिर कलकत्ता आए, वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करी थी। वहाँ पहली बार पता लगा कि दहशतगार वो है, नक्सलाइट्स, चारू मौजूमदार वगैरह, वो भी पकड़ा गया था। तो उसके बाद हम इस तरफ वेस्टर्न सेक्टर में आगे फाजिल्का एरिया में कुछ दिन 1 साल रहे, उधर दूसरी सरहद को बराबर करने के लिए। फिर मैं जगह जगह पर उस्ताद रहा, इंस्ट्रक्टर रहा। इंडियन आर्मी के जो सबसे अव्वल अफसर होते हैं, जिन्होंने इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग ली होती है कोर्सेज में, उनको भेजा जाता है उस्ताद बनने के लिए, ताकि उस्ताद अच्छे शिष्य तैयार करेगा। अगर उस्ताद ठीक नहीं है तो शिष्य ठीक नहीं है। तो हमको भेजा गया कमांडो विंग बेलगांव में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। फिर उसके बाद मैं स्टाफ कॉलेज करने गया वेलिंगटन में, और सब दक्षिण भारत में एक वो आगे आपकी पढ़ाई के लिए सिखाया जाता है स्टाफ कॉलेज। वो करके हम बटालियन कमांड करने के लिए हमें फैज़ाबाद भेजा गया। और फैज़ाबाद में अयोध्या का सिचुएशन था, लेकिन वहाँ पर हमारे सेनाध्यक्ष ने बोला था कि इंडियन आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, इंडियन आर्मी इसमें ना हिस्सा लेगी। ये अंदरूनी मामला है, गृह मंत्रालय का मामला है, और पुलिस विभाग इसमें काफ़ी काबिलियत है उनके, जो भी करना है सरकार करे। तो हम वहाँ रहे, हमने उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करी। और बटालियन कमांड में अचानक हमें एक खबर मिली कि खालिस्तान का मूवमेंट पंजाब में बहुत गड़बड़ हो रही है, इलेक्शन कंडक्ट करना है। तो पंजाब में मोगा तहसील में गए, बागा पुराना पुलिस स्टेशन। बहुत सरदार लोगों ने बोला कि साहब किस तरह होगा, कैसे करोगे? हमने कहा देखे जाओ, अब यहाँ अमन शांति ला के रहेंगे। क्या हुआ? हमको यही बात करना है। हमने जहाँ जहाँ कदम रखते जाएंगे, वहाँ वहाँ अमन शांति फैलती जाएगी। हमने नागालैंड में अमन शांति लाई 41 साल बाद, बांग्लादेश में अमन शांति लाई, कलकत्ता में अमन शांति लाई, जो कि नक्सलाइट्स का वो था उस समय के समय। और अब ये पंजाब का मौका मिला। मोगा तहसील सबसे खतरनाक एरिया था, बागा पुराना पुलिस स्टेशन, रोडे पिंड था। हरचरण सिंह रोडे अकाली दल बाबा ग्रुप का वहाँ पे भाई था, भिंडरवाले का भाई। और सब कह रहे थे साहब कैसे होगा। हमने पूरी फैला दी, जैसे बौछार मछली का एक जाल बिछा दिया पूरे पंजाब में, चारों तरफ से भारतीय सेना ने। और कैसे नहीं होगा इलेक्शंस। फिर उनको एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया कि देखो सरदार साहब लोग, ये हम जो कर रहे हैं तुम्हारे वास्ते कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे बाल बच्चों के वास्ते। तुम्हारे बाल बच्चे अगर दहशत होती रहेगी, लंदन अमेरिका नहीं जा पाएंगे, इतने गेहूं नहीं उगेगा, रुई नहीं उगेगी, और अमन शांति नहीं होगी, अस्पताल नहीं चलेंगे, स्कूल नहीं चलेगा, पंजाब बैठ जाएगा। और उनके दिमाग में बात जल्दी समझ में आ गई। हमने कहा साड़ी मदद करो, तुम्हारी मदद करने वास्ते। साढ़े 10 खड़ा हो कितने हैंगे, कहाँ है टेररिस्ट, कौन किधर है। तो उन्होंने बताते गए, और जनता साथ थी। और इस पूरी लड़ाई का, हर लड़ाई में जनता ही गुरुतत्व का केंद्र है। जनता थोड़े समय उनके साथ थी, बाकी उनको हमारे से बातचीत करने, हर गुरुद्वारे में मैं जाके बातचीत करता था, खबर फैलाता था, खुशहाली का एक पंजाब चाहिए। और धीरे धीरे करके इलेक्शन हुए, बेन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर बन गए,
और हमने अपनी जाने की तैयारी कर ली। वहाँ के सरदार साहब लोग ने बोला, पुलिस का जो थानेदार साहब था बागा पुराना पुलिस स्टेशन, साहब जी ऐसे नहीं चले जाना, हमको बताना कब जा रहे हो। मैंने कहा कल सुबह निकल रहे हैं। पूरे पंजाब के पिंड के, बागा पुराना पिंड के एरिया के, फूले वाले पिंड के एरिया के, फरीदकोट से पलंग तोड़ मिठाई मंगाई, फूल मंगाए और जब हमें गिफ्ट मंगाए और कहते साहब ये थोड़ी बोटी वास्ते ले जाओ, ये थोड़े बच्चे वास्ते ले जाओ। और उन्होंने आंसू बहाए कि ये देखो ये लोगों ने साहब मन गए, तूने जो कहा वो कर दिखाया और अमन शांति हो गई, बल्ले बल्ले हो गया। वो आपसे आ गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। एक सवाल आपसे, हाँ, एक सवाल यह है, आप भारतीय सेना में एक अनुभवी अधिकारी रहे हैं, ये भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ने के क्या कारण मानते हैं आप? ये आतंकवाद, दिमागी हालत ठीक नहीं होती कुछ लोगों की। वो कहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, वैसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। और डॉक्टर फीजो ने बोला, शुरुआत उसी ने करी थी 1956 में, कि नागालैंड हम अलग किस्म के लोग हैं, हमारा अलग मुल्क होगा। क्योंकि यूरोप में देखा छोटे छोटे मुल्क होते हैं, वो समझा यहाँ पर भी ऐसा होगा। ये हिंदुस्तान है, देयर इज ओनली वन नेशन, इंडिया, बस दैट्स इट। आप वो उनके सदस्य हो, उसका हिस्सा हो, अलग अलग नहीं करे, टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते हैं, मुश्किल है, नहीं हो सकता है, नामुमकिन है। और पॉवर्टी की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ, तमाम नक्सलवाइट की यही वजह थी खासकर, तो कि ये सोच हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, कम्युनिस्ट हिंदुस्तान चाहिए। ये सब सोचने की बात थी। और कहा कि उन लोगों ने इकट्ठा होकर बोला कि ये राजनीति के उसके डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए बंदूक उठा ली उन्होंने। और बंदूक उठा ली तो आपने संविधान के खिलाफ जा रहे हो, आप बंदूक उठा ली, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो, आप एक किस्म के देशद्रोही दुश्मन बन जाते हो। और हमारा काम है उनको सही रास्ते पर लाना। हमने पुलिस को छत्तीसगढ़ में बुलाया गया, जब ब्रिगेडियर साहब थे उसके बाद सेवानिवृत्त हुए 36 साल बाद, वहाँ बुलाया और वहाँ पर शुरुआत करी। पुलिस विभाग की जो काम करने का तरीका था, एफआईआर के बाद वो काम करना शुरू करते हैं। हमने कहा एफआईआर से नहीं, नक्सलाइट एफआईआर दर्ज करने नहीं आ रहे, नक्सलाइट आपको ऊपर मारने आ रहे हैं, आपको पुलिस स्टेशन को जलाने आ रहे हैं और आपके हथियार लूटने आ रहे हैं। इसलिए आपको नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। बंदूक की नोक से तोड़ी जाती है। तो उनकी बंदूक की नोक, उनका प्रशिक्षण किया और शुरुआत हो गई, लहर बदली हो गई। आज की तारीख अभी टीवी में देख रहा था कि नक्सलाइट भाग रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनका नेता भाग गया है, मुपला लक्ष्मण राव फिलीपींस चला गया है। अब नक्सली नेता अगर भाग जाता है, नक्सली दुश्मन सेना का सेनापति भाग जाता है, तो सेना क्या लड़ेगी? और वही हो रहा है। पहले दहशत इतनी कर रहे थे नक्सली क्योंकि पुलिस को पता नहीं था क्या करना है, वो पुलिस विभाग को एफआईआर के बारे में सोचते थे। जब उनको बंदूक की नोक को तेज कर दिया, अब नक्सलाइट भाग रहे हैं। आपकी कितनी उम्र? 72 वर्ष की? मैं भर्ती हुआ था खड़गवासला में 16 साल की उम्र में, और फिर प्रशिक्षण दिया, 4 साल प्रशिक्षण, और 20 साल की उम्र में भारतीय सेना का एक ऑफिसर बन गया था, सेकंड लेफ्टिनेंट। 22 साल की उम्र में मैंने लड़ाई लड़ी, नया मुल्क बनाया, जय जयकार हुई। घर में आए तो हमारे आरती वारती उतारी थी, बोला था सही सलामत आ जाना वापस जीत के। हमने कहा हाँ बिल्कुल जीत के आएंगे, और जीत के आए और नया मुल्क बना दिया। अमेरिकी सेना से मैं बता रहा था, जो वहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी, कि अमेरिकी सेना वालों को बोल रहा था कि हम एक नेशन को लिबरेट किया है। तो वो कहते हैं ब्रिगेडियर साहब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारा कुछ जमा नहीं अभी तक लिबरेट करने का नेशन। जहाँ जहाँ गए हैं, इराक में, अफगानिस्तान में, कंबोडिया में, कुछ वहाँ थोड़े दिन रहना पड़ा और फिर वापस आने पड़े। तो ये नहीं कह सकते हमने आज़ाद करके गए हैं। अफगानिस्तान से क्या हालत थी, कैसे निकले थे वहाँ से, वो सबको मालूम है। तो वो ओके, और 56 साल की उम्र में हमें सेवानिवृत्त हुए ब्रिगेडियर की उम्र रैंक में। और मैं CIJW स्कूल वरांगटे में था मिजोरम में, वहाँ पर अमेरिकी सेना के साथ एक्सरसाइज करे थे। तो हमारा काफ़ी नाम देने वाला चला गया था। और जब नक्सली समस्या बहुत ही दहशत में थी 2004-05 में, तो वहाँ के गवर्नर साहब ने बोला कि एक ब्रिगेडियर है वो सिखा देगा आपकी पुलिस को। और मेरे को बुलाया गया और 31 मार्च 2005 में मैं आर्मी से सेवानिवृत्त हुआ। 1 अप्रैल अगले दिन, कोई बीमारी नहीं, कोई बीवी की बीमारी नहीं, कोई लड़की की शादी नहीं करना, कोई ज़मीन नहीं बनाना, कोई मकान नहीं बनाना, कुछ नहीं। अगले दिन
मैं 1 अप्रैल को रायपुर हवाई जहाज से पहुंच गया। अम्मा जी हमारी जो मेम साहब थी उनको घर भेज दिया गृहग्राम। हमने कहा अभी अगला टास्क है, वो पूरा करता हूँ इसको। अब तो बिल्कुल बिहार जंगलों में उन्होंने 3 पहाड़ियाँ थी, बोला यहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनाना है और ये करना है वो करने का। हमने कहा ठीक है। जैसा एक मूर्तिकार एक छेनी और हथौड़ी से काम शुरू करता है, वैसा हमने जेसीबी और डोजर से काम शुरू किया। फायरिंग रेंजेस बनाए, इंड्योरेंस ट्रैक बनाया। पूरा पानी 800 एकड़ का ज़मीन का जो पानी है पूरा ऐसे झीलों में चला जाता है। 11 झीलें बन गई, चारों तरफ झील बन गई, ऊपर सड़क बना के। झील में पंछी आने लगे, बगले आने लगे, विदेशी पंछियाँ जो वुली नेक क्रेन वहाँ आने लगे, और खूब पेड़ पौधे 85,000 पेड़ लगाए और साथ साथ ट्रेनिंग करते गए। वाइल्ड एनिमल्स हमारे कैंपस में जैसे अब बैठे हैं ऐसे भालू घूम रहे हैं, घूमते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपके ऊपर वार करेंगे जब आप बच्चों के ऊपर जाकर उनके पत्थर फेंकोगे, उनको तंग करोगे तो वो तंग करते हैं। मैं कोबरा सिखाता हूँ, खौफनाक दरिंदा जिससे पूरी मानव जाति को भय है, वो कुछ नहीं करता है। वो भी कहता है आपकी आज़ादी मेरी नोक से ख़त्म हो जाती है, नोक तक है मेरी नाक तक, और तो अगर आप मेरे को छुओगे तो मैं काटूंगा। ये सबके लिए जायज़ है। कभी नहीं काटे, किसी नहीं काटे। हमने पानी का बहुत व्यवस्था कर दी उनके लिए, खाने की व्यवस्था कर दी। सब जानवर अमन शांति से रह रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, वो पीठ पे बिठा के बच्चे ले जाते हैं। वो सब हुआ और ये करता रहा 18 साल एक जगह पर। सब लोग ये बोलते थे ब्रिगेडियर साहब होशियार रहना, वो आपके कॉलेज पर हमला करेंगे। मैंने कहा तैयार बैठा हूँ, आओ। तो मौत इंतजार कर रही है उनका, नक्सलाइट मौत इंतजार कर रही है, आओ तो सही यहाँ पर। तो वहाँ मैंने चारों तरफ खड्डा खोद दिया था, ऐसा बड़ा खड्डा, और ऐसी नोक लगा दी थी, पंजी लगा दी थी। तो पता नहीं कुछ सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। उन्होंने भैंसें भेजी कुछ, और भैंसें गिर गई और खत्म, उनका राम हो गया। वसंत कुमार जी, आपकी उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व है। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हम उनके मकान पर उपस्थित हैं। आपको कई अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं, ये तस्वीरें हैं, और इन पे हमें गर्व है। सैनिकों पर और भारतीय सेना के अधिकारियों पर। एक अच्छे घुड़सवार भी हैं हमारे वसंत कुमार जी। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, हमें गर्व है। हम ये जानना चाह रहे थे ये किसकी तस्वीर है? हमारे ग्रैंडफादर की। अच्छा, ग्रैंडफादर मंगल सिंह जी, मंगल सिंह जी। और आप अति विशेष सेवा मेडल में जो कई मेडल भी प्राप्त हो चुके हैं। ये देवी सिंह साहब का है, पिताजी का। ये 71 लड़ाई के हैं। आप से हम एक सवाल करना चाह रहे थे। हमें आपके पूरे परिवार पर गर्व है। अहिल्या नगरी की देविका रानी जी हैं, बैठी हुई हैं, और हम इनके पुनः दर्शन करा रहे हैं। आप किला मैदान क्षेत्र में आपका पूरा बचपन बीता। अहिल्या नगरी के वसंत कुमार जी को हम बधाई देते हैं, और वर्ल्ड एक्सप्रेस से प्यार करने वाले दर्शकों की ओर से एक सवाल आपसे हम करना चाह रहे थे कि भारत के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको देश विदेश के सब लोग देख रहे हैं। मैं भारत के युवा को बोलूँगा कि हर वक्त आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने ऊपर भरोसा करके हर वक्त आक्रमण की कार्रवाई करें। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करूँगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्वयं अपने दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उसका इस्तेमाल करिए, उसका विजनरी करिए। मैंने तो किसी से नहीं पूछा कि मैं फौज में जाऊँगा, मैंने स्वयं किया सब चीज़। पिताजी वगैरह कोई, हमने कहा कब कर सकते। अभी कुछ दिन पहले IIM रायपुर में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर में लेक्चर दिया था युवाओं के लिए। हमने बताया उनको, वो तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो हमने युवा के समय में जो काम किया वो बताता हूँ। वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। उनको 71 लड़ाई का, नागालैंड का वगैरह सब चीज़ बताया। और युवाओं को ये मैसेज है कि कार्रवाई करें और अपने ऊपर भरोसा रखकर सत्य में जयते करके काम करें। स्पीक द ट्रुथ। आपके जो लड़के हैं, आपका जो पुत्र हैं, वो भी आर्मी में? मेरे पुत्र को मैंने दोनों को बोला, दिल्ली कॉलेज में उनको रखा, बोर्डिंग में इधर इंदौर में। और फिर जब बड़े हो रहे थे, हमने कहा क्या करना चाहते हो? आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बड़ी आरामदायक ज़िंदगी है, कोई बिजनेस खोल सकते हो, ये कर सकते हो। उन्होंने दोनों ने कहा, पिताजी डैडी हम तो सिर्फ जो आपने किया है वही करेंगे।
जी। एक पिता के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उनके पुत्र वो बोलते हैं कि जो आपने किया हम आपके वाफिक बनना चाहते हैं। और दोनों सेना में चले गए, दोनों सेना में तैनात है और सरकार हिंदुस्तान के लिए अपना सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है उनके? एक हेमंत प्रताप सिंह है बड़े वाले का, जो उधमपुर में है, दूसरा तरुण प्रताप सिंह। भारत भक्तों से हमारे वसंत कुमार जी का ये साक्षात्कार आपको प्रेरित करेगा, आंदोलित करेगा। ये आदर्श साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, भारत माता की जय। वसंत कुमार जी की माता जी, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। माता जी, एक बार आपने आज से 35 साल पूर्व एक किस्सा सुनाया था कि आपने एक स्कार्फ वसंत कुमार जी को दिया था और इन्होंने ये कहा था कि आप एक स्कार्फ दे दो। वसंत कुमार जी ने, तो मेरे को गोली नहीं लगेगी। उसका संस्मरण क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताएंगे? हाँ जी। हाँ, मैंने उनको भेंट दिया था हाँ। एक स्कार्फ, और उन्होंने वो स्कार्फ वहाँ पर मुझे लिखा कि आपने जो स्कार्फ मुझे दिया था गिफ्ट में, मैंने वो स्कार्फ बांध लिया कि मुझे गोली नहीं लगेगी। इतना बड़ा तगड़ा विश्वास जी। एक माता के लिए, अगर उनको स्क्रैच भी हो जाता तो मेरे तो दूध का अपमान हो जाता। जी। ये विश्वास उन्होंने लेकर और युद्ध लड़ाई लड़ी और जीत हासिल करी। जी। और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, हाँ, उनको कैदी बनाया और उनको हथियार डालने पे विवश करा। ऐसा युद्ध इन्होंने लड़ा। सही सलामत वसंत कुमार जी, जो आपके इकलौते पुत्र हैं, आ गए हैं। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। मैं एक एक पल पल अभी आपको ये सच बता रही हूँ कि जिस दिन ये आने वाले थे 27 तारीख फरवरी को, कि भगवान सब सही सलामत हमारे घर में पहुँच जाए, क्योंकि दुनिया इतनी खराब है, लोग इतने खराब हैं, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते आज के इस समय में।